हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग ईमेल्स एंड सोशल मीडिया फॉर ट्रिकिंग द यूज़र इनटू रिवीलिंग देयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल एट्सेट्रा। हिंदी में पढ़ सकते हैं हम। प्रयोक्ता को उसकी संवेदी सूचना जैसे कि प्रयोक्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्रकट करने में फुसलाने के लिए ईमेल और सोशल मीडिया का प्रयोग करने का कार्य कौन करता है? तो इस टेक्निक को हम फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन ए 89 का राइट आंसर है। फिशिंग में क्या होता है, इसमें जनरली क्या किया जाता है कि ईमेल द्वारा आपको कुछ ऐसे लिंक भेजे जाते हैं जिसको आपको ओपन करके लगेगा कि ये बिल्कुल कोई रियल वेबसाइट है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट होती हैं। तो वहाँ से आपके लिए कुछ ऐसे आपको लालच दिया जाएगा कि अगर आप ये चीज़ एंटर करेंगे या जो भी डिटेल डालेंगे तो आपको उसके बदले में या तो पैसे का लालच या कोई ऑफ़र दिया जाएगा। तो फिशिंग का यूज़ जनरली जो है वो किया जाता है आपका यूज़र नेम, पासवर्ड या क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स वगैरह हैं उनको चोरी करने के लिए। ये इस तरह से फेक पेजेस और वेबसाइट बनाई जाती हैं ताकि आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करें और जिससे जो है आपकी ये इंफॉर्मेशन फिशिंग करने वाले तक पहुंच जाए। तो ऑप्शन ए 89 का राइट आंसर है। 90 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूज लेज़र बीम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन? तो इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडिया है जो कि लेज़र बीम का यूज़ करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, सी डी रोम। और सी डी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जबकि आर ओ एम रोम की है रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ये यूज़ करती है लेज़र बीम का रीड और राइट ऑपरेशन के लिए। 91 देख लेते हैं। द CPU uses repeating mechanism cycle consisting of dash dash to execute instruction in the program one by one। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। CPU uses repeating mechanism cycle। तो क्या साइकिल यूज़ करता है CPU, किस तरह से? तो पहले जो है CPU आपका फैच करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में एक एक करके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फ्लाइन टेक्सोनोमी? तो जो है इसमें आपको पैरेलल कंप्यूटिंग के बारे में बताया जाता है। पैरेलल कंप्यूटिंग में जॉब्स जो हैं उनको अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया जाता है और फिर वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होती हैं अलग अलग। तो ये जो पैरेलल कंप्यूटिंग है इसके लिए जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं वो चार मेजर कैटेगरी में क्लासिफाइड किए जाते हैं। ये नाम देख सकते हैं आप। तो SISD, SIMD, MISD और MIMD। तो इसमें ये चार तरह की कैटेगरीज आती है उन सिस्टम में। इसमें है पहला हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा यानी SISD। नेक्स्ट है आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा SIMD। और नेक्स्ट है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा MISD। और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, और ये आता है आपका MIMD। तो ये चार तरह की जो है आपकी कंप्यूटिंग सिस्टम जो है चार तरह के, ये जो आपकी पैरेलल कंप्यूटिंग में क्लासिफाइड किए जाते हैं इस तरह से, ये चार नाम से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है, मतलब इसी सीरीज़ में जो हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें पूछा जा चुका है। तो बार बार आपके ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं। तो इस सीरीज़ से आपको पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 903 का जो लास्ट 19 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जहाँ तक मैंने देखा उसको पढ़ा तो हम वो डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग? तो हिट और मिस जो है वो टर्म है आपकी रिलेटेड कैश मेमोरी से
कैश मिस जनरली, जब कैश में मिस होता है तो कब होता है? व्हेन समथिंग इज लुक्ड अप इन द कैश एंड नॉट फाउंड। आप कुछ चीज़ कैश में ढूंढ रहे हैं, कैश मेमोरी में, और वो आपको नहीं मिलती है तो उसे हम मिस कहेंगे। जबकि द कैश हिट की बात करें, इज व्हेन यू आर लुकिंग समथिंग अप इन अ कैश एंड इट वाज स्टोरिंग द आइटम एंड इज एबल टू सेटिस्फाई द क्वेरी। मतलब कुछ आप ढूंढ रहे हैं, वो वहाँ पे मिल जाता है और वो जो क्वेरी है उसको सेटिस्फाई करता है, जो हम आप ढूंढ रहे थे वो उसी से रिलेटेड मिलता है। मतलब कोई चीज़ ना मिले कैश में तो वो मिस है, और कुछ चीज़ जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए तो वो हिट है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया द डेटा बिट्स आर स्टोर्ड अलोंग अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक। तो सिंगल स्पाइरल ट्रैक में आपके किस स्टोरेज मीडिया में जो है डेटा स्टोर होता है, डेटा बिट्स? तो सी डी रोम में। हमने आर्किटेक्चर भी देखा था पीछे सी डी का, उसमें सर्कुलर पाथ जो होता है उनको हम ट्रैक्स बोलते हैं, और ट्रैक्स जो हैं नेक्स्ट आपके सेक्टर में डिवाइडेड होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एक सीडी है, इसमें ये ट्रैक्स हैं। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये पूरा ट्रैक्स है। देन इस ग्रीन वाले हिस्से को हमने कट किए, देखिए ये जो लाइन है बनी, ये इसका फिर एक सेक्टर हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक सेक्टर, और ये जो है आपका ये ट्रैक है, और ये फिर आगे सेक्टर में डिवाइडेड हैं। 94 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द कंट्रोल यूनिट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू अप्रोचेज नोन एज माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल एंड, तो सेकंड होता है आपका हार्ड वायर्ड कंट्रोल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 95 का। 96 में पूछा है, हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस अ 4M इंटू 16 मेन मेमरी इन बाइट्स एड्रेसेबल मोड। ऑप्शन सी जो है आंसर की के हिसाब से इसका राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। लेकिन मैंने गूगल में एक जगह इसको सर्च किया था इसी क्वेश्चन को, तो वहाँ पे उसका आंसर 23 बताया गया था, इसमें 26 है। तो वैसे ये आपके जियो लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर है शायद, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं सही आंसर क्या है, नहीं तो फिर जेओ के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा इसका लेवल हार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 97, इसमें पूछा गया है, इन द डैश डैश एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड वैल्यू इज़ द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इन द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड वैल्यू इज़ द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स के बारे में हम देखते हैं, इसमें इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट आता है। स्टैक एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। बहुत सारे मोड्स होते हैं एड्रेसिंग के। तो इनमें से जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है उसमें द ऑपरेंड वैल्यू इज़ द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ऑपरेंड वैल्यू होती है वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट होती है। ऑप्शन सी राइट है 97 का। 98 देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा है, द डैश डैश लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज बेस्ड ऑन द assumption दैट रिसेंटली एक्सेस्ड आइटम टेंड्स टू बी एक्सेस्ड अगेन इन द नियर फ्यूचर। तो ऑप्शन सी जो है फिलअप होगा आंसर की के हिसाब से। द टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज बेस्ड ऑन द assumption दैट रिसेंटली एक्सेस्ड आइटम टेंड्स टू बी एक्सेस्ड अगेन इन द नियर फ्यूचर। 98 का सी राइट ऑप्शन है। 99 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर। ये क्वेश्चन आपको जेओ में बार बार पूछा जा सकता है। तो इसमें है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कौन सी नहीं है प्रिंटर की, तो कौन सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं हो सकती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एस्पेक्ट रेशो कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है। डुप्लेक्सिंग जो है इसका मतलब होता है डुअल साइड प्रिंटिंग, बोथ साइड मतलब प्रिंटिंग बोथ साइड। डीपीआई और पीपीएम जो है आपका, डीपीआई का मतलब होता है डीपीआई रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रिंटेड डॉट्स कंटेंड विद इन 1 इंच, मतलब डेप्थ पर इंच, अगर मैं सही हूँ माफ़ कीजिए, डॉट पर इंच होता है इसका मतलब डीपीआई। जबकि पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, मतलब कितने पेजेस पर मिनट प्रिंट करेगा।
तो डुप्लेक्सिंग डीपीआई और पीपीएम जो है रिलेटेड है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की प्रिंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग सीपीयू स्पीड। तो आपका ऑप्शन ए रिलेटेड नहीं है मेजरिंग सीपीयू स्पीड, मतलब ऑप्शन ए नहीं है, जबकि आपका एमआईपीएस इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। GSZ का मतलब होता है गीगा हर्ट्स, जिसमें हम सीपीयू की स्पीड को मापते हैं। और फ्लॉप्स आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो ए जो है रिलेटेड नहीं है स्पीड से, सीपीयू स्पीड से, जबकि नेक्स्ट थ्री जो हैं बी, सी और डी ये सीपीयू स्पीड से रिलेटिंग मेजरिंग यूनिट है। नेक्स्ट है, there is a table called employee having column employee code, employee name, department, gender, salary. Which of the following is the correct SQL query to find the maximum salary in all female employee? तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, माफ़ कीजिए, कौन सी एसक्यूएल क्वेरी चलाएंगे आप, जिससे जो है आप पता लगा सकें कि सभी महिला कर्मचारियों में अधिकतम वेतन ज्ञात करने के लिए कौन सी एसक्यूएल क्वेरी है इनमें से। तो महिला कर्मचारियों में सबसे अधिकतम वेतन के लिए आप ऑप्शन ए जो है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर कंडीशन है आगे जेंडर इक्वल टू फीमेल। तो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल, ये क्वेरी लगाएंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि सभी महिला कर्मचारियों में अधिकतम वेतन कैसे, मतलब किसका होगा। तो वो आपका जो क्वेरी चलेगी तो उससे रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है 101 का। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये फिर से रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट आप JOIT के लिए रेडी रहिए, इसी सीरीज़ में से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा नहीं है आपका, तो मोंगो डीबी जो है ये रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम नहीं है, जबकि एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल और ओरेकल जो है आपके RDBMS है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट फिर से आपसे एसक्यूएल से पूछ लिया है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एवरेज सैलरी फॉर विच द एवरेज सैलरी इज मोर देन 20,000। तो सभी विभागों और औसत वेतन जिनके लिए औसत वेतन 20,000 से ज़्यादा है को सूचीबद्ध करने के लिए एसक्यूएल कमांड क्या होगी। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 20,000। तो ये अगर आप क्वेरी चलाएंगे तो आपको 20,000 औसत वेतन जिनका है उनकी सूची मिल जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। लास्ट टाइम पूछा गया था एक एसक्यूएल से इजी जैसा क्वेश्चन था JOA में, तो हो सकता है पूछा जाए आपसे या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें आपसे ज़्यादातर तो एक्सेल के क्वेश्चन ही पूछे गए थे और इसके अलावा HTML पूछा गया था। तो चलिए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसकी प्रोविजनल आंसर की तो आज आ गई है 903 की, तो कल तक या 2-4 दिनों में हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो प्राइमरी की है, यूनिक की है, नॉट नल की है। तो नॉट अ स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी कांस्टेंट तो कौन सी जो है आपकी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कैंडिडेट की जो है इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी कांस्टेंट इन RDBMS। तो ये 3 कीज़ हैं, सी ऑप्शन कैंडिडेट की राइट आंसर है। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी कांस्टेंट नहीं होता है। तो 105 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज SQL कमांड। तो हमने एक वीडियो पहले डिस्कस किया था, उसमें हमने सब तरह की कमांड देखी थी। तो यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन भी है कमिट कमांड, वो जो है TCL कमांड जो है, TCL कमांड है आपकी कमिट। ये देख सकते हैं हम एसक्यूएल कमांड्स को हम 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आती है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज आती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आती है और डेटा कंट्रोल यानी DCL लैंग्वेज आती है। ये 5 तरह की कैटेगरी होती हैं एसक्यूएल कमांड्स की।
ये टेबल देख सकते हैं आप, DDL में आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट आती है। डेटा माइनिंग लैंग्वेज में आपकी, माफ़ कीजिए, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, पता नहीं मैं बार बार इसको माइनिंग क्यों पढ़ता हूँ। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आती है। और डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आपकी ग्रांट और रिवोक आती है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आपकी कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट आती है। जबकि डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आपकी सिलेक्ट आती है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये 5 तरह की होती हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि ये जो कमिट है आपकी, ये किस इसमें आती है। तो कमिट देखिए आप ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में, और ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। कमिट आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल 105 का भी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये जो दिया गया आपके पास बाइनरी नंबर बेस 2 है इन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं और सॉल्व भी किया हुआ है। आप इसको ऐसे यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें बाइनरी नंबर हैं। तो हमने पहले को लिखेंगे हम 1 इंटू 2⁻6, ये 1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, प्लस 1 इंटू 2⁻5 प्लस 0 इंटू 2⁻4 प्लस 1 इंटू, और ये एंड तक हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में जो इसका आंसर आएगा वो 109 ही होगा। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करके भी इसी तरह से देख सकते हैं। जितने भी ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें, बाइनरी डिजिट्स हैं, उससे आप एक कम है जो है वो पावर लेंगे। जैसे इसमें आपके 7 डिजिट्स हैं ये, पर आप 1 इंटू 2⁻6 करेंगे और ये लास्ट में होगा 1 इंटू 2⁻0 तक ये जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इसका, तो एक बार आप सॉल्व करके खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल शोन बिलो। तो डायग्राम जो दी गई है कौन से लॉजिक गेट की है, तो और जो है आपका लॉजिक गेट उसकी ये डायग्राम है। यानी ए प्लस बी और ऑपरेशन आप प्लस के लिए लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे 96.25 बेस 10 को आपको डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 96.25 आपका डेसिमल में दिया गया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो आपका 96 है इसको आप अलग सॉल्व करेंगे और 0.25 को आप अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये आप साइड में देख सकते हैं, 2 से आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, फिर 48 आगे 0 बचेगा, उसके बाद 24 12, और आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लास्ट में थोड़ा सा इसमें गलती हुई है, पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 1 और 5 टाइम्स 0, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। 96 को आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 है, फिर 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं 1 1 0 0 0, नीचे से आप काउंट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 96 का। फिर आपको 0.25 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि 0.25 को आप 2 से जो है मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कब तक करेंगे, जबकि वो 1 नहीं हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टेप रिपीट किया, यहाँ पे 0.25 इंटू 2 किया तो ये आपका 0.50 आया, और 0.50 को जब 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 के आगे आप देख सकते हैं 0.25 में 2 डिजिट के बाद पहले जो है पॉइंट लगा है, तो यहाँ भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाने के लिए आपको एक 0 ऐड करनी पड़ेगी, तो ये 0.01 आ जाएगा। और 96 को आप सॉल्व कर ही चुके हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ग्रीन में यहाँ पे बड़े में इन्होंने दिखाया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है 108 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। विच लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। तो इसमें कौन सा आपका जो है ऑपरेशन लगा है ट्रुथ टेबल में, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं नैंड ऑपरेशन यहाँ पे लगा है। तो नैंड गेट जो होता है आपका एंड गेट का अपोजिट होता है, और एंड जो है मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम 0 इंटू 0 करेंगे, x की वैल्यू 0 है, y की 0 है, तो 0 इंटू 0 करने पे 0 आता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि अपोजिट होता है, तो रिजल्टेंट जो 0 आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके उसका
उस ज़ीरो का अपोजिट हमने यहाँ पे वन लिख दिया, और वन इंटू ज़ीरो को अगर हम ज़ीरो इंटू वन को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, लेकिन उसका भी हमको अपोजिट लिखना है नेंड में, तो फिर वन आएगा। वन इंटू ज़ीरो फिर ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो का फिर अपोजिट यहाँ पे वन आएगा, और वन इंटू वन हमारे पास रिजल्टेंट उसका वन आता है। एक को एक से गुणा करने पर वन आता है, लेकिन हम उसका रिजल्टेंट नेंड में उल्टा लिखेंगे, तो वन का हम फिर से उल्टा लिखेंगे तो ज़ीरो। तो ये आपका नेंड गेट है। तो 109 का बी जो है राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो धन्यवाद।